हेलो, नमस्कार सभी को। रोज की तरह आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 7, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे इससे पहले 2 आपके वीडियोस और आ चुके हैं, जिनको आप जरूर देख लें, तभी ये वीडियो आपको क्लियर होगा। एक्चुअल में आज बात करेंगे हम लोग कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पता है आपको कि 2 चार्जेस जब एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट किए जाते हैं तो वो एक डाइपोल बनाते हैं। अब उस डाइपोल के कारण एक एक्सियल लाइन उसकी डाइपोल की एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट लिया था, उसके लिए हम लोगों ने वैल्यू निकाली है जो कि आई थी E इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एक्स क्यूब, साथ में क्या एक्स क्यूब। और फिर ऐसे ही हम लोगों ने इक्वाटोरियल लाइन के लिए निकाली थी जो निकल के आई थी -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, जो फाइनल वैल्यूज थी जब x को a से काफी बड़ा मान लिया था। और जनरली होता भी है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डाइपोल जो होगा वो बहुत शॉर्ट रेंज, चूंकि एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें तो 10⁻⁻10 ऑर्डर की ये चीजें होती हैं। और अगर हम फिजिकल चीजें बात करें तो फिजिकल हम अगर एक पॉइंट भी रखेंगे तो वो भी बहुत बिल्कुल जस्ट बगल बगल में पॉइंट रखेंगे तो वो भी रेंज 10⁻⁻6 के आसपास भी नहीं हो सकती। तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों में। तो इसलिए जनरल यूज में हम लोग x को काफी बड़ा मान लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ a, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट ऐसा ले लिया, ना एक्सियल लाइन पे लिया और ना ही इक्वाटोरियल लाइन पे लिया, तो क्या होगा। अब उसको समझने के लिए क्या है, मैंने एक फिगर बना रखा है आपका अपनी सहायता के लिए। अब मान लेते हैं इधर आपका -q चार्ज है, ठीक है ना, इधर आपका +q चार्ज है, एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट किए गए तो ये एक डाइपोल बना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस a ले ली, ये डिस्टेंस भी क्या ले ली, a ले ली। अब इन डिस्टेंसेस को तो हमने अलग कर लिया। हमें पता है कि डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में अपना क्या होगा, p वेक्टर, इस डायरेक्शन में क्या होगा अपना p वेक्टर। अब p वेक्टर के अलोंग हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमें इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, वेरिएबल है, ये यहां से लेके यहां पूरे में घूम सकता है कहीं भी। तो हमें एक कॉमन चीज पकड़नी है जो कि बदल ना रही हो। अब इसको समझने के लिए मैंने कहा ना आपको पुराने वीडियो जरूर देखने चाहिए, तब आप इस चीज को समझ पाओगे। है क्या कि अगर आप गौर करो तो हमने आपको जब वीडियो एंड हुआ तो उसमें बताया था कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है आपकी एक्सियल लाइन पे, जब 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब आया था, और इक्वाटोरियल लाइन पे वो आया था -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब है क्या कि हम ऐसी कॉमन चीजें पकड़ लें जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करा दे और अपना काम हो जाए। बेसिकली हमें इधर जो जरूरत है वो जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान देते हैं, अगर हम एक काम करें, समझना, इस पॉइंट के कारण, इस -q के कारण अगर इस पॉइंट p पे फील्ड निकालेंगे तो वो हमें समझ में आएगी कि वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इधर को आएगी E - q। हर टाइम पे ऐसा होगा क्योंकि नेगेटिव के पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव से वो दूर की तरफ जाएगी, मतलब पॉजिटिव से कुछ इस डायरेक्शन में। E+q इधर होगा आपका, इधर क्या होगा आपका E+q, ये हर जगह है। अब जो चीज मेन समझनी है वो ये समझनी है कि हमें पॉइंट वेरी कराना है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को। तो क्या करेंगे हम लोग कि अगर लेट कर लेते हैं, अपने दिमाग में पहले लेट करते हैं कि अगर ये पॉइंट अपना इक्वाटोरियल लाइन पे होता तो फील्ड क्या होती, और अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे इधर इधर कहीं भी होता, चाहे इस तरफ होता चाहे इस तरफ होता, तो अपनी फील्ड क्या होती। तो उसके लिए सिंपल क्या है कि हमें मालूम है E एट एक्सियल की बात करें, समझना कि जब कंपोनेंट आपका हमें लेना है इक्वाटोरियल लाइन का, शुरुआत से समझते हैं हम, जब एक बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वाटोरियल वाला पॉइंट लिखेंगे, एक बार एक्सियल वाला लिखेंगे, और अगर हम इनके साथ एक साइन और कॉस का कंपोनेंट ऐड कर लें तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यूज देंगे। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं कि वैल्यूज को समझना है, थोड़ा एक बार समझने वाला पार्ट इसमें ज्यादा है, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करना इस चीज को, मैं उस चीज को समझाता हूं। जब एक्सियल लाइन था, मतलब एक्सियल लाइन में पॉइंट कहीं यहां होगा, एक्सियल लाइन में पॉइंट कहीं यहां होगा या उस तरफ होगा। एक्सियल लाइन का जब पॉइंट है तो अगर मैं पूछूं कि इस डाइपोल के साथ, जो डाइपोल की डायरेक्शन है, इस डाइपोल के साथ
एंगल क्या बना होगा उस पॉइंट का, उस पॉइंट से जो लाइन जुड़ी होगी, उस जैसे जैसे यहां ओरिजिन होगी, इस ओरिजिन से यहां कहीं एक पॉइंट रहा होगा। अगर मैं बात करूं कि यहां कोई पॉइंट रहा होगा तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, चाहे डायरेक्शन जो भी रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो या तो इस डायरेक्शन में आई होगी या इस डायरेक्शन में आई होगी, एंगल या तो 0 रहा होगा या 180 रहा होगा, वैल्यू सेम रहती है। अब ऐसा कोई कंपोनेंट सोचो इलेक्ट्रिक किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का जो 0 होने पे मैक्सिमम वैल्यू देता हो। एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं कि ई एक्सियल होगा जब 0 होने पे मैक्सिमम वैल्यू जो देता हो, जो 0 होने पे 0 होता है वो होता है साइन, लेकिन 0 होने पे मैक्सिमम वैल्यू देता है हमें कॉस। मींस कि अगर हम ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्सियल वाला कंपोनेंट लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्सियल वाला कंपोनेंट लें, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब एट एक्सियल लाइन, बट जो इसका इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो होगा कॉस थीटा। जो इफेक्टिव कंपोनेंट जब आप इसको वेरी कराओगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, क्योंकि ये इक्वाटोरियल लाइन पे जाने पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी। एक्सियल वाली अगर आप वहां तक ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको साथ में ये लिख दूं कि इधर पे ये ई 2p ये कॉस थीटा के साथ जाएगी। क्यों कॉस थीटा, समझ में आया? क्योंकि यहां कॉस पे इसको मैक्सिमम वैल्यू मिली और जैसे ऊपर चले जाओगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉस तो 90 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ई एट इक्वाटोरियल लाइन पूछूं अगर मैं आपसे, अब इक्वाटोरियल लाइन जब है तो इक्वाटोरियल लाइन के लिए नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो सॉरी डायरेक्शन की भी नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये हो सकता है इफेक्टिव फील्ड उसी डायरेक्शन में आए, तो पॉजिटिव लेके चलते हैं अभी हाल फिलहाल। तो ध्यान देना, अब ये p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये बताओ इस फील्ड को बेहतर तरीके से cos थीटा डिफाइन करेगा या sin थीटा? तो आप कहोगे कि यार ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके साथ, इस डाइपोल के साथ वो परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर अगर बना रहा है तो परपेंडिकुलर मैक्सिमम का कौन वैल्यू देता है, तो हमें पता है sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर हम इधर sin ले लेते तो फिर ये पूरा कंपोनेंट क्या हो जाता, 0 होता है एक्सियल वाला। लेकिन इक्वाटोरियल लाइन के लिए मैक्सिमम क्या है, साइन वाला कंपोनेंट, तो इसके साथ हम लिख लेंगे साइन थीटा। बस बात यहां तक थी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर डेरिवेशन में कोई दिक्कत है नहीं। एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, और इसके लिए p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अगर हमें ये दोनों बातें समझ में आ गई तो फिर अब हमें इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसके लिए काम करें, ये एक्सियल इक्वाटोरियल बहुत बड़े हो रहे, अगर हम इसको E1 मान लें और इसको अगर हम E2 मान लें तो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए चूंकि इनकी वैल्यू तो वेरिएट कर रही है, हर जगह वेरिएट कर रही है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वेक्टर सम निकाल लो। कैसे निकलेगा, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 cos थीटा होता है। सम को जब हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला अपना होता है। अच्छा, अब एक चीज और मैं पूछूं आपसे कि E1 और E2 के बीच में एंगल क्या होगा, मतलब E एक्सियल और E इक्वाटोरियल के बीच में एंगल क्या होगा। तो सिंपल सी बात बताओ क्या एंगल होगा, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो क्या 90 डिग्री नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है कि E एक्सियल और E इक्वाटोरियल के बीच में एंगल क्या होगा 90, और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला टर्म अपना क्या हो जाएगा 0। तो E इफेक्टिव जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 0, क्योंकि ये cos क्या हो गया अपना 0। तो अब हमें सिंपल E1 का स्क्वायर करना है और E2 का स्क्वायर करना है, ये हमारा E के बराबर आ जाएगा। तो E1 का स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी अपना आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट समझते हैं कि अगर लिखा था, मतलब इसी को लिखते हैं कि जो इफेक्टिव वैल्यू E की आएगी वो आएगी E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2p cos थीटा अपॉन 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस
अगर वो हम कंपोनेंट माइनस बी ले लें, जो यहाँ कंपोनेंट है, अगर हम इसको माइनस बी ले लें, इसको अगर हम माइनस बी ले लें, तब भी ये क्या होगा अपना, माइनस बी ले लेंगे मतलब माइनस ही, नॉर्मल वैल्यू उसकी माइनस ही होती है, तो उसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा अपना माइनस पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, और इसका भी क्या, होल स्क्वायर। अब इसमें से गौर करो कि कॉमन क्या क्या हो सकता है। अगर आप कॉमन करने का प्रयास करोगे तो कॉमन इसमें से क्या क्या हो जाएगा, p कॉमन हो जाएगा ऊपर से, क्योंकि स्क्वायर आएगा अंदर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, p कॉमन अंदर से हो जाएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब भी दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन कंपोनेंट है उसको बाहर निकालो, e इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये निकल के आया, और इधर अंदर अपना बचा है, इधर अभी अंडर रूट तो नहीं रहा इन पे क्योंकि स्क्वायर था, अंडर रूट नहीं रहा, अंदर अंडर रूट में बचा, अंडर रूट में अंदर बचा अपना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और सॉल्व करने का अगर हम प्रयास करें तो गौर करिए, अगर आप जरा इसको जब और सॉल्व करोगे तो गौर करिए, अगर ये 4 बार cos स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर हम इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा निकाल लें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, और ये अंदर बचेगा अपना, ये अंदर अपना बचेगा अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा अपना 1, जो कि कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा E इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक्चुअल में यही है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन डाइपोल, कहीं भी आप अगर पॉइंट ले लो तो वो वैल्यू आप सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसी को अगर हम समझना चाहते हैं कि ये वैल्यू, ये फॉर्मूला अपने पास आया, अगर ये एक्सियल लाइन होता तो कैसे, एक्सियल लाइन पे अपना थीटा की वैल्यू क्या है, 0, एक्सियल लाइन पे थीटा की वैल्यू क्या है 0, उसको रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और इक्वाटोरियल लाइन के लिए रखोगे तो भी ये फॉर्मूला अपना सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको आप करके देखना कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं, इसी में एक टॉपिक और समझने का प्रयास करते हैं, वो होता है अपना टॉर्क, वो होता है अपना टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉर्क के बारे में समझते हैं। तो टॉर्क क्या होता है उसको समझते हैं, टॉर्क क्या है। एक्चुअल में है क्या कि कोई भी डाइपोल है, डाइपोल में पोल्स हैं, पोल्स हैं तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट मींस डाइपोल में ताकत है, वो पॉजिटिव। अब होता क्या है कि अगर हम किसी एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो सिंपल हमने रख रखी थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल के साथ डाइपोल के साथ जुड़ी हुई है तो एक टॉर्क लगता है। टॉर्क मींस ऐसे समझो कि कभी कोई बॉटल उठाना जरा, कभी कोई बॉटल है, अगर हम बॉटल को ध्यान दें तो बॉटल में है क्या कि ये जो, जैसे इसकी कैप खोलनी है अगर हमें, तो कैप खोलनी है तो हम क्या करेंगे कि या तो मतलब ऐसे एक डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएंगे और एक डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो होगा क्या कि कैप तभी खुलेगी जब हम इसको खोलेंगे। अब अगर गौर करो तो हमने एक फोर्स यहां लगाया और एक फोर्स इस अंगूठे से लगाया, एक उंगली से फोर्स लगाया था और एक इससे फोर्स लगाया था, तब ये खुली। और अगर सिमिलरली अगर मुझे इसको बंद करना है तो फिर हम अंगूठे से इस तरफ को फोर्स लगाते हैं, उंगली से इस तरफ को फोर्स लगाते हैं, तब ये बंद होती है। मींस अगर हम बात करें तो दो फोर्स लगाए, ठीक है, तो दो फोर्स लगाए हम लोगों ने, एक और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे। अभी तक डाइपोल केस में क्या समझ रहे थे कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे जिनको एक सेपरेट डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाएगा। जब टॉर्क की बात करेंगे तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की बात करेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की बात करेंगे। तो डाइपोल
पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। भाई एक चार्ज है तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही यही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अपनी क्या थी कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, अपना हम उससे क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क को निकाल सकते हैं। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना है क्या कि टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल हमें निकालना है। टॉर्क अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया ही मैंने कि टॉर्क है क्या, कि कोई बॉटल है उसको अगर हम खोल रहे हो वाला एग्जांपल अभी बताया था मैंने आपको। तो अब अगर हमने अपनी सहायता के लिए एक फिगर बना लिया है। अब इस फिगर में है क्या कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमारी दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फिर हमने क्या किया, एक डाइपोल को रखा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ऐसे एक डाइपोल को रख लिया। जो डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखें तो थीटा एंगल बना रहा है। हालांकि हमें उस एंगल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी उस चीज को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में एक पी लग रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, अपना पी। अब इस चीज को समझने का प्रयास करें कि अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ को फोर्स लग रहा होगा, अगर फोर्स की बात करें इन केस ऑफ फोर्स, तो फोर्स अपना फॉर्मूला अपने पास पता है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट या Q। तो F बराबर निकालेंगे तो वो Q इंटू ई होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर को फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा Q इंटू ई। और अगर निगेटिव फोर्स की बात करें, निगेटिव चार्ज के कारण फोर्स की बात करें, तो वो इस तरफ लग रहा होगा माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। अगर हम ऐसा लिखें, इस फोर्स के कारण लग रहा होगा माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। अब अगर ऐसा कंसीडर कर ले कि ये फोर्स 1 है और ये फोर्स 2 है, Q इंटू टी यहाँ पॉजिटिव वाला है और यहाँ नेगेटिव वाला है। अगर हम इनको 1 और 2 कंसीडर कर लें और फिर ये प्रयास करें, अच्छा पूरी बात समझना, होता क्या है कि जैसे ये रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, फोर्स इधर को लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या आना चाहेगा कि अलाइन करना चाहेगा अपने आप को किसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही थी, ये कोशिश क्या करेगा कि हम इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ये कोशिश क्या करेगा हम इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। और उसके लिए एक फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स एक ये इस तरफ जाएगा और ये वाला किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर को। अब ये यहाँ पाइवटेड है या यहाँ फिक्स है, तो एक गोल तरीके से ऐसा समझो कि ये इस तरीकों को, ये इधर को घूमने का प्रयास करेगा और ये इधर को घूमने का प्रयास करेगा। और जब वो घूमेगा तो एक टॉर्क जनरेट होगा, बिना टॉर्क जनरेट हुए वो चीज घूम नहीं सकती। तो इसी चीज को पहले टॉर्क की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि F1 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि F1 इज इक्वल्स टू, F1 बराबर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स है वो है आपका QE। सिमिलरली F2 की बात करें तो F2 अपना क्या है, माइनस क्यू इंटू ई। तो अब अगर हम टॉर्क निकालने का प्रयास करें तो टॉर्क का फॉर्मूला 11th क्लास से हम लोगों को पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है R क्रॉस F, जिसमें R कौन सी आर्म होती है, R आपकी ये डिस्टेंस, R आपकी कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, और F क्या, ये। R क्रॉस F जो होता है वो आपका क्या होता है, टॉर्क होता है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको F1 और F2 के लिए कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो F1 के केस में टॉर्क 1 हो जाएगा और F2 के केस में टॉर्क 2 हो जाएगा। तो टॉर्क 1 जब लिखेंगे हम लोग, तो टॉर्क 1 अपना क्या होता है, टॉर्क 1 की बात करें तो R डिस्टेंस पता करें। R डिस्टेंस क्या है, अगर इधर देखें आप तो R डिस्टेंस वैसे तो O दिख रही, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इससे बेहतर है उसको लिखें हम O से B डिस्टेंस। तो OB ठीक है ना, OB का क्रॉस किसके साथ, QE के साथ। OB का क्रॉस किसके साथ, QE के साथ। अब QE एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी एक डायरेक्ट वेक्टर होगा, OB एक डायरेक्शन है ना, पता है हमें कि किस थीटा के एंगल के साथ कितना जा रहा है, ये डायरेक्शन ये पता है। तो अगर इसी को सिंप्लीफाई करें तो इसी को लिख सकते हैं Q और OB वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, OB वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इतनी बात समझ में आई कि भैया OB का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। सिमिलरली अगर टॉर्क 2 की बात करें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, R की बात करें तो OA होगा, ये क्या होगा अपना OA क्रॉस माइनस में QE, ऐसा ही तो होगा।
अब फिर से ये वाला Q बाहर आ जाएगा अपना, और डायरेक्ट अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, वो उसी तरफ को जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, तो डायरेक्शन किसकी हम रिवर्स कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, और ये सेम चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। नहीं तो वैसे तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे कि -Q और OA क्रॉस E, OA क्रॉस E। लेकिन और सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों सेम हो जाए, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, और ये टॉर्क 2 ही है जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी Q इंटू AO, A से O की तरफ डायरेक्शन, और क्रॉस E। यहां तक बात समझ में आई, सिर्फ हम लोगों ने डायरेक्शन रिवर्स कर ली, ये OA के साथ, ये OA था, अब हमने इनको AO कर लिया, A से डिस्टेंस अब O की तरफ गई, A से O, O से B, इसको हम जोड़ भी सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको हम जोड़ भी सकते हैं। अब अगर नेट टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क क्या होगा कि τ1 और τ2 को अगर हम जोड़ लें तो वो नेट टॉर्क हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू, नेट टॉर्क जब निकालेंगे तो τ1 प्लस τ2 की बात करेंगे, तो τ1 और τ2 की बात करेंगे तो जो हो जाएगा आपका, यहां से गौर करें आप, जो हो जाएगा आपका Q इंटू OB क्रॉस E और Q इंटू AO क्रॉस E। तो इसी को लिखते हैं, तो हो क्या जाएगा Q इंटू OB क्रॉस E प्लस Q इंटू, अब OB था, इधर हो जाएगा अपना OA है और क्रॉस E। अब अगर गौर करें तो इन डिस्टेंसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो हो जाएगी, इनको जब हम सम करेंगे तो जो हो जाएगा Q इक्वल्स टू OB प्लस AO, OB प्लस AO वेक्टर, इनको प्लस कर लो और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, किसके साथ, E के साथ। अब OB प्लस AO की अगर मैं वैल्यूज पूछूं आपसे कि OB प्लस AO की वैल्यूज बताओ, तो OB और AO अगर इनकी बात करें हम, OB डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी क्या है, A है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा अपना Q, और ये भी A है प्लस ये भी A है, और ये क्या है आपका क्रॉस प्रोडक्ट E के साथ में। तो ये बताओ Q और ये क्या 2A हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड विद 2A, और ये वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, E के साथ। अब ये Q इंटू 2A हमें पता है डाइपोल मूवमेंट होता है। अब डाइपोल मूवमेंट के लिए इसको, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि A ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो वैल्यू बनेगी, ये बनेगी आपकी टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये होता है नेट टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है उस टाइम पे नेट टॉर्क ये होता है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, अगर मैं न्यूमेरिकल्स और दूंगा तो अभी दिक्कत हो जाएगी, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसके नीचे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करो तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। उनके सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, पढ़ते रहिए, जो ना समझ में आए उसके लिए कमेंट करिए, मैं आपको फिर से वीडियोस बना के दे सकता हूं, जो जैसे भी होगा आपको मदद करूंगा, और मेहनत करिए। थैंक यू।